वेलकम टू सीआई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं वही सारी पीरियडिक प्रॉपर्टीज, लेकिन अलोंग द ग्रुप ना करके बेटा अलोंग द पीरियड। अभी तक देखो जितनी प्रॉपर्टीज थी हमने, जैसे ये हमने करीबन 17 to 18 पीरियडिक प्रॉपर्टीज थी, क्लियर। तो वो हमने किस पे बेस्ड होकर पढ़ाई आपको? वो हमने आपको बेस्ड होकर पढ़ाई अलोंग द ग्रुप, केवल और केवल ग्रुप में। बुक में कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो एक साथ दोनों तरफ दे रखी होती है, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। लेकिन मैंने अभी तक सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बेटा कैसे पढ़ाई थी? अलोंग द ग्रुप। इज इट क्लियर? चलो अब इसी पे बात करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे अलोंग द पीरियड। मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना? वही सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन। तो देखते हैं आप इसको जल्दी से। वेयर पॉइंट, तो देखो सबसे पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाई वो हमारे पास थी क्या? ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, याद करिए। फर्स्ट थ्री है ना, एटॉमिक रेडियस, ये पॉइंट, और इसके अलावा ये हमारे पास होती है एटॉमिक वॉल्यूम, ये एटॉमिक साइज, ये और आपके पास एटॉमिक साइज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी थी सबसे ज्यादा, क्लियर। तो अब देखो अभी इन तीनों की स्टडी हम करेंगे किस पे? आपके अलोंग द पीरियड। तो इसलिए पहले मैं सेकंड पीरियड के मेंबर्स लिख देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्लियर। तो सेकंड पीरियड के अगर हम बात करें, क्लियर, तो सेकंड पीरियड का मतलब आप लोगों को समझ आपके पास लिथियम, ठीक है। उसके बाद लिथियम के बाद आपके पास क्या आता है? बेरिलियम, देन आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आपका नियोन, ठीक है। तो अभी हम इतने पे डिस्कस करते हैं आपके। तो सीधी सी बात भाई, एटॉमिक रेडियस वही याद करो, वही सब चीजें हमारे पास क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद वेरिएशन, ठीक है बेटा, और वेरिएशन के बाद रीजन, वेरिएशन का रीजन। तो एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन होती है बेटा क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की जो लास्ट शेल होती है और उसकी जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्लियर है पॉइंट? तो बस इनमें हम लास्ट शेल को पता करें, क्लियर है पॉइंट? तो देखो क्या होता है आपका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, पहले यहाँ क्या लिखता हूँ आपके पास एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो लिथियम का आप लोग एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इज इट क्लियर? इन नियॉन भी आप देख सकते हो इस पीरियड का, है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? आपका 10। इज इट क्लियर? अब इसी में हम और आगे बढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कलर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगा? 2,1, इसका क्या आएगा आपके पास? 2,2, इसका 2,3 है ना, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। तो इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमको क्या शो कर रहे हैं अभी बताओ? कि सब में पूरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने हम स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, all the element contains only 2 shells. देखो first shell contain 2 electron in the lithium and 1 electron in the second shell. मतलब lithium contain 2 electrons in first shell and 1 electron in the second shell. किसी का भी आप देख लीजिए, आप नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन in a first shell there are 2 electrons, ठीक है, and in a second shell there are 5 electrons. So all the elements of the second period contain 2 shells only. अब देखो शेल तो सब में ही बेटा 2 है। और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है बेटा? आपको डिस्टेंस तो सेल तो सब में बराबर होगी, और क्या एटॉमिक रेडियस आपकी क्या होनी चाहिए? फिर देखो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, लिथियम का बनाता हूं आपके सामने। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये सेकंड शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर भाई? अगर मैं बेरिलियम का बनाऊं तो उसमें भी क्या है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगले में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो शेल तो इसमें भी 2 है, शेल तो इसमें भी 2 है। और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। तो ये तो सभी में क्या होनी चाहिए बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम लेफ्ट टू राइट, है ना, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेटा हमारी जो एटॉमिक रेडियस होती है ना, वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्लियर? अब वो कैसे करती है? पहले डेफिनेशन समझ में आई और वेरिएशन बताया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस हमारी क्या करती है बेटा? डिक्रीज।
पॉइंट आता है डिक्रीज कैसे करती है, क्योंकि शेल तो सब में ही बराबर है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड कंटेन 2 शेल्स। अगर इसके नीचे वाले पीरियड पे आए बेटा हम थर्ड पीरियड पे, जैसे सोडियम मैग्नीशियम आप देखो इनमें, तो यहाँ क्या मिलेगा 281 282। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड शेल, वो थर्ड पीरियड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड कंटेन 3 शेल, सब में 3 होगी। क्लियर। आप देखो तो ग्रुप में क्या हो रहा था, ग्रुप में आप क्या करिए क्या होता है, हाइड्रोजन है ना, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो 1 2,1 है ना, 281 282। तो व्हेन वी आर मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, एक ऊपर से नीचे गए, एक शेल बढ़ गई, आगे गए फिर शेल बढ़ी, आगे गए फिर शेल बढ़ी। क्लियर। तो शेल्स बढ़ने से क्या हो रही है, न्यूक्लियस और सैचुरेशन है 2881। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, अप डाउन मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी बेटा तो लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और यही डिस्टेंस क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। क्लियर। बट पीरियड में क्या हो रहा है बेटा, 2,1 2,2 2,3 2,3 लास्ट में 2,8 हो गया। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड कंटेन ओनली 2 शेल्स। शेल्स बढ़ी थी, और जब शेल्स बढ़ी थी तो रेडियस तो बढ़ेगी बल्कि घट हो जाती है। क्लियर। तो कैसे घटी, सेम सेल होने के बावजूद भी, अब हम उस पर बात करेंगे। क्लियर। अब इसके लिए काम आएगा बेटा हमारी कौन सी चीजें जो हमने आपको पहले पढ़ाई थी, मतलब क्या, मतलब ग्रुप की स्टडी में इन तीनों के बाद पढ़ाई थी, इफेक्ट टोटल न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट। तो अभी इसी में ध्यान देंगे, आप इसमें ध्यान देना। क्लियर। या आप मैं इसको न्यूक्लियर फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखो अगर हम इसमें देखें है ना, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। तो इसको लेने से पहले क्योंकि Q1 Q2 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बेस्ड होता है, तो मैं एक साथ आपको वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देता हूँ पहले। तो पहले हम देखते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, टोटल न्यूक्लियर है ना चार्ज। पहले हम इसकी बात करते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज। आप बताइए कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई और सबने नई प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी, लेकिन एक्चुअली बेटा ये इस प्रॉपर्टी का जो रीजन है वो आप तभी समझ पाओगे कि इनमें लास्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ा, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में ये स्टार्ट कर दिया। क्लियर। कोई नहीं, ये 3 खत्म होगी, देन ये 3 एक साथ हो जाएंगे। अभी आप देखिए 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ये 6 to 7 पीरियडिक प्रॉपर्टी एक साथ खत्म हो जाएगी। जो हमने नॉर्मली ग्रुप में पढ़ाने के लिए 3 दिन खर्च किए थे, यहाँ 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना। टोटल 15 से 20 मिनट में ये 7 प्रॉपर्टीज ओवर हो गई। तो आप देखिए इसकी बात करते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज। तो आप मुझे बताइएगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज विच है ना प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, दैट इज कॉल्ड टोटल न्यूक्लियर चार्ज, और दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पर। तो व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर में जो चार्ज होता है वो तो पॉजिटिव होता है, और किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। इज इट क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो आपको समझ में आ गया बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पहली बात इसकी डेफिनेशन, टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, दैट इज कॉल्ड टोटल न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर टोटल न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती रहती है। तीसरी चीज क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि टोटल न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर्स पर। तो व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में चला जाएगा, एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो बेटा टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक चीज खत्म हुई पूरी तरीके से, एक प्रॉपर्टी, अब तक केवल एक ही प्रॉपर्टी है, ये पूरी नहीं हुई है, बीच में टक गई बट रेडियस में, तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज खत्म। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बेटा क्या होता है, किसी भी एटम में, अब जैसे बेटा लिथियम के न्यूक्लियस में यहाँ कितने हैं, है ना, लिथियम के न्यूक्लियस में यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, 3 प्रोटॉन्स है। तो ये जो फील्ड डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो 3 प्रोटॉन्स के बेसिस पर हो रही है।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर लिखना है बेरिलियम में क्या हो रही है, ये 4 प्रोटॉन के बेस पे फील्ड डेवलप हो रही है। अब 2 कर्नल शेल कौन सी होती है, लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की शेल कौन सी होती है, कर्नल। कर्नल शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन, और न्यूक्लियस के 3 प्रोटॉनों में से 2 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉनों के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रोकने में काम आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों जो पहली शेल है कर्नल शेल, समझे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए इस 3 प्रोटॉनों में से 2 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स उनको रोकने में लग गया। तो इसके बाहर कितना पहुंचा बेटा, इसके बाहर तो 1 प्रोटॉन का ही पहुंचा, और इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये आपको समझ में आया? ठीक है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं बेरिलियम की, तो 4 में से 2 का स्क्रीन हो गया, बाहर कितना पहुंचा, बाहर तो जो फोर्स पहुंचा वो 2 प्रोटॉन्स का पहुंचा, और इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा, 2 ही है। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉनों पे 2 का फोर्स है, या लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन में 1 का फोर्स है। अगर यही बात तो बेटा ऑक्सीजन पे करूँ, आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है बेटा। न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, है ना, 6 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है। इसकी पहली शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली शेल में कितने हैं बेटा, हमारे टोटल 8 होते हैं, अगली शेल में यहाँ पे आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी अगर मैं इसमें करते इसमें यहाँ पे क्या है 8 प्रोटॉन जिसके न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ से जो फील्ड डेवलप हो रही है वो तो 8 प्रोटॉन्स की हो रही है बेटा। अब कर्नल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रोकने के लिए 2 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स काम आएगा। तो यहाँ जो रीच करके पहुंचा वो कितने का पहुंचा बेटा, 6 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स पहुंचा, और यहाँ पे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे 6 हो गए। क्लियर? तो अगर बेटा देखो हमें यही चीज है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या चल रही थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। क्लियर? तो अब आपको मुझे बताओ, यहाँ की कर्नल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में क्या है ना, पूरे पीरियड में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है सब में एक ही कर्नल शेल है, फर्स्ट कंटेंट का मतलब कर्नल शेल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही रिपल्शन होगा, उसको बैलेंस करने में के 2 का ही प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स कम आएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो गया, समझ आया आपका? देखो टोटल न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा वो लेफ्ट टू राइट मूव करने में क्या है, आपका कांस्टेंट है, वो आपका क्या है ना, कांस्टेंट है। क्योंकि आपसे कुछ लेफ्ट टू राइट मूव करने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, नहीं जी कांस्टेंट रहता है। आप मुझे क्यों, क्योंकि एक ही पीरियड में कर्नल शेल इलेक्ट्रॉन फिक्स है, बराबर होते हैं, एवरी एलिमेंट हैविंग द इक्वल कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिपल्शन है वो भी बराबर है, उसको रोकने में फोर्स भी बराबर है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, मतलब कांस्टेंट। अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। अब कैसे करती जाती है वो देखते जाओ, बेटा आपको समझ में दिया है। ठीक, अब मैं इस डायग्राम या यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे बेटा, आप देखो Q1 Q2 है ना अपॉन, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये नहीं है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है भाई, देखो लिथियम में टोटल 3 प्रोटॉन है, 2 स्क्रीन हुए, तो इसमें क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन में एक ही प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या बचा, 1 प्रोटॉन का बचा। क्लियर पॉइंट? तो हमारे पास क्या है, 1 प्रोटॉन। ऐसे ही अगर इसमें बड़े 2 का स्क्रीन होगा तो लास्ट शेल में कितने बचेंगे, 2 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स आएगा, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। अगले में जाए तो 2 में 2 स्क्रीन हो गए, बट न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन 5 में से 2 स्क्रीन हुए, बचे कितने 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, 3 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो जो लास्ट शेल पे आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ पा रहा है बेटा न्यूक्लियस का, यहाँ पे 1 प्रोटॉन का आ रहा है उस अगले में, 2 का उस अगले में, 3 का उस अगले में, 4 5 6, तो आपको ये लगातार बढ़ता जाएगा, इसमें 4 प्रोटॉन्स का, इसमें 5 प्रोटॉन्स का, इसमें 6 प्रोटॉन्स का, ठीक है बेटा, इसमें 7 प्रोटॉन्स का, और इसमें लास्ट में आके आपके 8 प्रोटॉन्स का है। तो व्हेन वी आर मूविंग, स्क्रीनिंग तो सेम है और टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहा है, जो स्क्रीन कर रहे हैं वो सब में सेम है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 1 by 1 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में लेफ्ट टू राइट मूव करने का क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? और टोटल न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है बेटा
ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। याद रहेगा आपको एकदम क्लियर है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज ओवर। अब इसी पे बेस्ड एक और कराते हैं, देन इसको देख सकते हैं। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या कूलम्ब फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना फोर्स, ये क्या होता है, आप याद करो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q1 क्या होता है, लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट शेल में, इसमें 1, और उस पर प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स जो भी आया वो भी कितना है 1। तो ये Q1 Q2 लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच रहा है, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी क्या रहा है 1 प्रोटॉन। तो 1 × 1 हो गया अपॉन फर्स्ट शेल है, तो मैंने उसको 1 मान लिया, होता नहीं है डेसिमल में होती है बहुत कम, समझाने के लिए 1। इससे आगे जाओ क्या होगा, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होता है, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है 2 प्रोटॉन्स का, और आपका शेल सॉरी शेल कौन सी बननी सेकंड 2, यहाँ भी क्या बनेगा आपका है ना 2 टाइम्स बनेगा। इससे अगले में जाओगे, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, क्लियर, और शेल भी क्या हो गया आपके बेटे यहाँ पे 2 ही है, शेल आपकी क्या है 2। अगले यहाँ पे क्या है 4 × 4, ठीक है ना बेटा, और 4 × 4 अपन में क्या है 2 का स्क्वायर, इतना ही होता है। आगे ऐसे 5 × 5 अपॉन 2। आप देख रहे हो नीचे की चीज तो कांस्टेंट है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इसके तो इनवर्सली है और इसके डायरेक्टली है, तो नीचे की चीज तो कांस्टेंट है। तो लास्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि सब में बराबर वैल्यू आ रही है। यहाँ किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ डिपेंड करेगा बेटा किस पे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 पे। तो अब आप देखते जाओ Q1 Q2 की वैल्यू जहां बढ़ रही है, यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू 1, यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ Q1 Q2 की 9, और Q1 Q2 की क्या होगी 4 × 4। अब आप मुझे बताओ लास्ट शेल के जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सब एक ही शेल में है, जिसकी वजह से r की वैल्यू क्या आपके पास क्या होगी, है ना, शेल की जो है जो शेल की वैल्यू है वो तो सब में कांस्टेंट है, लेकिन जब शेल की वैल्यू कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो जो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है लास्ट शेल में आने वाला, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन और उन पर लगने वाला जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से लास्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भाई इस पे 1 यूनिट, इस पे 4 यूनिट, इस पे 9 यूनिट, तो आप ही बताओ शेल तो सब में सेकंड है, देखो शेल तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड ही है, शेल तो इसमें भी 1 और 2 ही है, शेल तो इसमें भी 1 और 2 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है, ठीक 3 पे जो फोर्स है, वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 प्रोटॉन नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 प्रोटॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 प्रोटॉन का है, तो ये तो बराबर ही हो गया, नहीं, लेकिन आप देखो ये कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीट्यूड 1 या 4 या 9 या 16, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते रहे सब में शेल 1 है, एक ही है, मतलब सब में सेकंड शेल है ना, Q1 Q2 की वैल्यू भी इक्वल है, लेकिन 1 by 1 आगे बढ़ती जा रही है, Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से लास्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स है, किस पे, इस पे, इससे ज्यादा फोर्स है लास्ट शेल पे इन पे, और इससे ज्यादा फोर्स है बेटा इन पे। अब बताओ जितना ज्यादा फोर्स होगा भाई इससे ज्यादा इस पे, तो ये थोड़ी अंदर की तरफ आ जाएगी, थोड़ी अंदर की तरफ आ जाएगी, ये थोड़ी और अंदर आएगी, ये थोड़ी बेटा और अंदर आएगी। तो जैसे जैसे है देखो लास्ट तक सब में सेकंड शेल, लेकिन सेकंड शेल पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, समझ में आया, बढ़ रही है। तो सेकंड शेल आपने बताओ, मतलब ये सेकंड शेल है, सोचो ये सेकंड शेल है मेरा, ये वाला जो है वो क्या है सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, ये थोड़ी अंदर आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अंदर आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अंदर आएगी। तो जैसे जैसे लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे जो लास्ट शेल होगी वो अंदर की तरफ थोड़ी है ना वन साइड होने लगेगी बेटा, है ना। तो अब लेकिन अब हमारे इससे क्या होगी, जब सेकंड शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लास्ट शेल अंदर की तरफ जाएगी बेटा, तो रेडियस तो कम हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। समझ में आया नहीं? तो शेल तो सब में ही तो है, और सब में Q1 Q2 की वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और जैसे ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले सेकंड शेल थोड़ी सी अंदर है, इसमें थोड़ी और अंदर, इसमें थोड़ी और अंदर है। तो जितने अंदर होती जाएगी लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी, है, और यही क्या कहलाती है बेटा हमारी एटॉमिक रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर तो आपको समझ में आया एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करती जाती है, क्लियर है पॉइंट। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी तो एटॉमिक
रेडियस पे ही डिपेंड करता है साइज, वो भी डिक्रीज करेगा, और वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन वॉल्यूम में भी क्या आता है, v इक्वल टू आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जब आपके पास रेडियस डिक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो बेटा आपका वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैंने आपसे कहा था 15 से 20 मिनट में ये सारी की सारी 7 के 7 प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। मैं एक शॉर्ट रिवीजन और दे देता हूँ, आप देख लो। सबसे पहले टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करने पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से टोटल न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। एक प्रॉपर्टी हुई। सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि कर्नल इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम है लेफ्ट टू राइट सारे एलिमेंट्स में। इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस करने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर रहेगा सब में, इसलिए वो कांस्टेंट होगा। अब आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों? टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इसलिए आपके पास लास्ट शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू जो होगी बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन है, पहली में 2, लास्ट में 1, ठीक है। तो 1 प्रोटॉन में 1 का है, यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में 2 पे 2 का है। तो क्या हो रहा है, अगले में यहाँ पे 1 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन रहा है, यहाँ पे 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो इसका आंसर क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहती है, इसलिए जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 3 कदम। चौथा, सब में शेल बराबर है, आपकी जो नीचे की डिस्टेंस है वो बराबर हुई, आर की वैल्यू, मतलब ये देखो एक मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाली चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और लेकिन क्या है, Q1 Q2 की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 बढ़ेगा, Q1 Q2 बढ़ने से लास्ट शेल पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कूलम्ब फोर्स है वो बढ़ेगा। जो कूलम्ब फोर्स बढ़ेगा तो सब भी सेकंड शेल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एलिमेंट से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो लास्ट शेल पे न्यूक्लियर कूलम्ब फोर्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सेकंड शेल अंदर की तरफ कोइंसाइड होती रहेगी, है ना। सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, थोड़ा और फोर्स बढ़ा, थोड़ी और कोइंसाइड होगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज भी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से देखो बेटा, हमने 7 प्रॉपर्टीज थी, ये खत्म करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, आपकी जितना भी मेटालिक कैरेक्टर है ना, मेटालिक नेचर और वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज है, IP, EN, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना, इन क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे। इन पे याद रखना, सब में काम आएगा ये चीज, ये वाला एक मेन पॉइंट है, ये हर जगह काम आएगा। लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखो। अब आप ही बताओ, जब लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी? अभी बताओ, सब में सेकंड शेल है, लेकिन 1 by 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और जिसकी लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ जिसकी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, देर से निकालेगा, ऑब्वियसली देर से निकालेगा। और देर से निकालेगा तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नॉन मेटालिक? नॉन मेटालिक। इसलिए देखो, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, और ये सारे आगे वाले क्या होते हैं मेटल्स। तो अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमारा मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, और नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज। देखो मैं इस तरीके से अगर बनाऊं इसको इस तरह से, तो हमारा जो मेटालिक नेचर है वो तो डिक्रीज करता जाता है, और जो हमारा नॉन मेटालिक नेचर है का ये वो इंक्रीज करता है। आगे पॉइंट समझ में? तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो ये भी खत्म हुआ। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पे ही बेटा 2 प्रॉपर्टी और खत्म हो जाती है। कौन सी बेटा, याद करो, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर भी किस पे डिपेंड करती है, जो दूसरे का रिडक्शन कराए। दूसरे का रिडक्शन मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप बताओ, लॉस करने की टेंडेंसी घटती जा रही है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, डिक्रीज कर दी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती जाती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाती है। लो 4 ये भी, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, मेटालिक, नॉन मेटालिक, 4 प्रॉपर्टी है खत्म। तो 18 में से 11 तो यही खत्म हो गई। आगे समझ में क्लियर है? अब हम IP, EN, एसिडिक, बेसिडिक ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।